नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं कहानियां सुनाता हूं, कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएं और कभी तीसरी शक्ति यानी भूत प्रेत आत्माओं से जुड़े कुछ ऐसे असल जिंदगी के अनुभव जो कि मैं यहाँ कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप चाहते हैं कि दुनिया तक पहुंचे तो मैं कोशिश करूंगा उसे बेहतर तरीके से सुना पाऊँ, समझा पाऊँ। एक्सपीरियंस आपके पास जो है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, फेसबुक, इंस्टा, कमेंट सेक्शन, कहीं भी। थोड़ा वक्त लगता है लेकिन हम हर किसी की कहानी पर काम करने की पूरी कोशिश करते हैं। आज की जो कहानी है ना, इसके मैं आपको कैसे एक लाइन में कुछ समझाने की कोशिश करूं कि कभी कभी किसी की जलन, किसी की ईर्ष्या, किसी का अच्छा होना सामने वाले को बुरा बनने पर मजबूर कर देता है। लेकिन वास्तव में क्या ऐसा करने से सही रहता है? किसी के लिए आपने बुरा सोचा, बुरा करा। बुरा करने से मैं टोटकों के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है? तो क्या आगे चल के आपके साथ सब कुछ सही होगा? खैर, कहानी में बताऊंगा। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। और प्लीज अगर पसंद आई और आप चाहते हैं कि इस तरह की और कहानियां देखी जाएं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं इस तरह की कहानियां लाता रहता हूं। आज की कहानी साक्षी जी की है और शुरुआत होगी मुंबई से। साक्षी एक ऐसी लड़की जो कि मुंबई पहली बार आई है, रहने वाली लखनऊ की, और शादी के बाद जिंदगी में इतनी सारी खुशियां इसका दिल खोल कर स्वागत कर रही हैं कि मैं क्या ही बताऊं। इसके बहुत सारे सपने थे जो कि धीरे धीरे पूरे हो रहे थे। पहला बड़ा सपना तो यही था कि मैंने मुंबई देखना है। और कमाल की बात देखिए कि इनके जो पतिदेव हैं, जो कि एक सरप्राइज था इनके लिए, साक्षी जी के लिए, इनको तोहफे में एक मकान वहां पर पहले ही ले चुके हैं जो देने वाले हैं अब शादी के बाद। इसे ये तो पता था कि हम मुंबई रहेंगे क्योंकि घर परिवार वहीं है, लेकिन ये नहीं पता था कि फैमिली के साथ ये पहले ही रजामंदी हो चुकी थी कि हम दोनों शादी के बाद अलग रहेंगे, ठीक है? एक अपार्टमेंट में एक प्यारा सा मकान, छोटा सा मकान, 2 कमरों का ले रखा था। अच्छी खासी नौकरी, अच्छा खासा रहन सहन, और वो मुंबई से रहने वाले तो उन्हें मराठी भी आती है। लेकिन एक चीज़ मुझे नहीं समझ आती कि भाषा का इंसान के मन से क्या फर्क, क्या नाता। अगर किसी को मराठी नहीं आती और वो बॉम्बे में रह रहा है तो क्या उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया? कोई अगर दिल्ली, एनसीआर, गाजियाबाद में कहीं रह रहा है और उसे बंगाली आती है तो क्या वो रह नहीं सकता? अजीब अजीब लोगों की सोच है। खैर, होता होगा इसमें कुछ उनका फायदा सोचने वालों का। ये जब बॉम्बे आई तो इनके पतिदेव का इनकी तरफ ध्यान, प्यार, विश्वास बहुत ज़्यादा था, जो कि होना भी चाहिए। जब ये शादी के बाद मुंबई आए तो इनके पतिदेव का, जैसे मैंने बताया, कि इनका देखभाल करना, इनका ख्याल करना, इन पर विश्वास करना, इनसे भरपूर मोहब्बत करना बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से ये कह सकता हूँ कि 7वें आसमान पर रहती थी, हमेशा खुश रहती थी। शादी के तकरीबन 2-2.25 महीने हुए होंगे, ये किसी की नज़र में आ गई। ये औरत ठीक इनके जो अपार्टमेंट है उसके सामने वाले घर में रहती है। वो इन्हें पसंद नहीं करती। इसके 3 बड़े कारण थे। पहला कि साक्षी जो है वो मिलनसार थी, लेकिन हर किसी के साथ नहीं। वो रिजर्व नेचर रखती हैं, बात किसी किसी से करती हैं, लेकिन जिनसे करती हैं एक अपनेपन के साथ करती हैं। वो जो सामने रहती है महिला, वो दूसरे स्टेट से हैं। स्टेट बताना यहाँ मैं मुनासिब नहीं समझता, ज़रूरी नहीं समझता, वरना बहुत सारे लोग उस स्टेट के मुझे कहेंगे कि नितिन आपने हमारे स्टेट के बारे में ऐसा बोला। सभी लोग इस तरह के नहीं होते। खैर, उन्होंने तो मुझे कहानी में उनका नाम, उनका स्टेट, सभी कुछ बताया था। बस ये मानकर चलिए कि वो भी बॉम्बे से नहीं है। वो जो महिला है साक्षी को बिल्कुल पसंद नहीं करती। 3 बड़े कारण मैंने आपको बताया। पहला कि वो रिजर्व नेचर रखती हैं, कि जिससे एक अपनापन हुआ, उससे मुलाकात हुई, उसी से बात करी, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं। दूसरा कि ये सुंदर है। बताओ, इसमें भी सामने वाले को प्रॉब्लम है? खैर, होता होगा कुछ ऐसा।
और तीसरा कि इनके पतिदेव बहुत ज्यादा ख्याल करते हैं इनका। उनके पतिदेव इतना ध्यान नहीं देते होंगे उन पर। यह भी हो सकता है कि वो इस लाइफ स्टाइल को जीना चाहती हैं जो कि साक्षी ऑलरेडी जी रही है। साक्षी जैसा बनना चाहती हैं, साक्षी जैसे पतिदेव का प्यार, उसका विश्वास जीतना चाहती हैं, साक्षी जैसी एक खुशहाल जिंदगी चाहती हैं। लेकिन उनकी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं। क्यों? देखिए भैया, इनकी जिंदगी में भगवान ने नहीं, टोने टोटकों ने जगह ले रखी है। ये महिला इस अपार्टमेंट में कोई बहुत ज्यादा प्रिय नहीं थी जो सामने रहती हैं साक्षी के। इनका नाम गीता है। जो गीता है ये कुछ ही लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है जिनको कभी कभी काम पड़ते हैं। आप समझ रहे हो ना? किसी के लिए कुछ करना है, कुछ रखवाना है, कुछ बंधवाना है, किसी का कुछ नाम बोलकर उस पर टोटका करना है तो इनकी जरूरत पड़ जाती है। ये भरपूर तरीके से जानती है। इन्हें बेहतरीन प्रेत आत्माओं की नॉलेज है। इन्हें दिखते हैं प्रेत। किसी के घर पर कुछ छोड़ना हो तो ये आसानी से कर सकती हैं। गीता माहिर है इस चीज में। गीता ने एक बार अजीब से तरीके से इससे बात करी। साक्षी को कहती है कि ये जिस तरह से तू खिलखिलाकर हंसती है ना, ये जाते में अपने पति को हाथ हिला हिलाकर बाय कर रही है, ये सब यहां नहीं चलेगा। तमीज से रहना पड़ेगा तुझे यहां। उसने कहा, मैं कैसे भी रहूं, मेरा घर, और मैं कैसे भी उनसे मिलूं, मेरे पतिदेव, तू कौन होती है मुझे समझाने बताने वाली। इसे ये उम्मीद नहीं थी गीता को कि इस तरह का कोई जवाब मिलेगा। जलन का शिकार इन्हें होना तो था, लेकिन पहल कर दी। उसे जवाब ना देती, दरवाजा बंद कर लेती और या माफी मांग लेती। खैर, इन्हें क्या पता था कि ये इस तरह की नॉलेज रखती है, क्योंकि जब आपको पता चलता है ना कि सामने वाले को प्रेत आत्माओं की थोड़ी नॉलेज है और वास्तव में है, तो आप उससे थोड़ा सा बचते हो, कटते हो, उसके साथ ज्यादा बहस नहीं करते। सही कह रहा हूं? आपको विश्वास नहीं? एक बार किसी ऐसे से बहस करके देखिएगा, उसका मजाक उड़ाकर देखिएगा जो कि इस तरह की विद्या जानता हो। सच बता रहा हूं, वो कुछ करे या ना करे, आपको रात में नींद नहीं आएगी। इसको अभी ये पता ही नहीं था। इसने इस तरह की बात करी और घर में आ गई। इसका किसी ने दरवाजा खटखटाया और इसे समझाया कि जिस तरह से तू जिससे बात कर रही थी, उससे बात दोबारा उस तरह से मत करना। मैं तेरी शुभचिंतक हूं, तेरी एक मित्र हूं और तेरे बारे में, तेरे परिवार के बारे में सब अच्छा हो ऐसा चाहती हूं, ऐसी मेरी कामना है। लेकिन वो साधारण नहीं है। वो महिला बहुत जबरदस्त टोने टोटके जानती है। इतना सुनते के साथ ही इसके मन में डर घर कर गया। अब ये घबराती और कहती है कि मैं नहीं जानती थी कि वो ये सब कुछ जानती है, लेकिन मैं मतलब ऐसा बोल गई, मेरे से गलती हो गई, लेकिन अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। अब दोबारा उसके सामने तुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना हो सके इससे दूर रहे और इसका कुछ भी लिया दिया मत खाइयो। अब जब इतना पता चल जाए तो मतलब ही नहीं उठता कि उसका कुछ लिया दिया खाया जाए। इसने तुरंत अपने पतिदेव को फ़ोन कर दिया और कहती है कि क्या हम यहाँ से घर छोड़ सकते हैं, कहीं और रह सकते हैं। उसने कहा, कैसी बातें कर रही हो, इतने मन से, इतने परिश्रम के बाद मैंने ये घर ढूंढा और हमारे बजट में भी यही है, तो मैं कैसे दूसरी जगह शिफ्ट हो सकता हूँ। तो कहती है कि नहीं, वो सामने जो रहती है ना, उनसे मुझे थोड़ा अजीब सा एक बातचीत हुआ और मन में डर आ गया। डरने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ भी बोलेगा तो क्या हम मकान शिफ्ट कर देंगे। तुम निडर रहो और कोई परेशानी नहीं है। हमने घर में आने से पहले पूजा पाठ करा है, सब कुछ करा है। उसके बाद डर कैसा, ईश्वर है, भगवान है, हनुमान जी हैं, तुम हनुमान चालीसा करो, डरो मत, गायत्री मंत्र पढ़ो। उसे देखिए, बातें तो इसे अच्छी बताई गई, लेकिन हम कभी बात को आया गया कर देते हैं। ठीक है, हनुमान जी मदद करते हैं, लेकिन अभी जो मन में डर आ रहा है इसके लिए कुछ बता दो ना। क्यों हनुमान चालीसा संपूर्ण नहीं है, पर्याप्त नहीं है, या आती नहीं है, कुछ भी विश्वास की थोड़ी कमी है। हनुमान जी मदद करते हैं, करते होंगे, लेकिन अभी जो डर लग रहा है इससे हम कैसे बाहर निकलें। हमारे हाथ में कोई धागा बांध दो, हमारे गले में कोई ताबीज बांध दो, हमारे को कुछ रखने के लिए दे दो। हनुमान चालीसा तो हम फिर कभी पढ़ लेंगे, आज से पढ़ना शुरू करो।
आप पर बाधा अगर 100% असर करने वाली होगी तो वो 99% तो नहीं करेगी, 1-8% छू कर निकल जाएगी, उसमें क्या ही बिगड़ेगा आपका। बोलो जय श्री राम। बहुत वजन है बाबा, आप शुरुआत करके देखो, इतनी पॉजिटिव एनर्जी आएगी कि आप आज नहीं तो कल मुझे धन्यवाद जरूर करोगे। खैर, अब होता क्या है, इन्हें पतिदेव से एक तरह से शिकायत करी, लेकिन उसके बाद भी कोई असर नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई। और वो जो महिला है वो तैयारी कर चुकी थी, इसके लिए कुछ तैयारी कर चुकी थी। अपने घर में इसे बड़ा अजीब अजीब सा लगना शुरू हो चुका था। 2 दिन के अंदर सिर में भारीपन, और 2-1 बार घर में वॉमिटिंग हो गया, उल्टी हुआ, और हमेशा मतलब ऐसा लगता था कि इसके साथ इसके घर में कोई मतलब है। 2 महीने के अंदर इसे ऐसा महसूस होना शुरू हो गया। पतिदेव से कहें ना कहें, क्या कहें समझ नहीं आ रहा, लेकिन इसे ये चीज़ महसूस हो गई कि मेरे घर में कुछ गड़बड़ तो है। क्योंकि जब मैं घर से बाहर आती हूँ, सब्जी लेने आई हूँ या पतिदेव के साथ बाहर घूमने आई हूँ, तो मैं ठीक रहती हूँ, लेकिन घर में आते के साथ ही मेरी तबीयत कुछ सही नहीं रहती। मैं एकदम जैसे होता है ना कि हम बिल्कुल जैसे सोकर उठे, एकदम ज़बरदस्त तरीके से रिलैक्स हैं, मज़ेदार है, मौसम बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत बेहतरीन है, ये घर में घुटन महसूस करने लग गई थी। इसे बड़ा अजीब लग रहा था। इसके मन में ये जो डर था ना कि मेरे घर में कोई है, हल्की बहुत रियलिटी में बदल गया। रसोई में कुछ काम कर रही थी तो देखती क्या है कि 1-1.25 साल का बच्चा घुटनों चलते हुए इसकी रसोई के सामने से निकल गया। इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। घर में सिर्फ मैं और पतिदेव हैं। शादी के अभी कुछ महीने हुए हैं और अभी हमने फैमिली प्लानिंग की सोची नहीं है। लेकिन हाँ, माता पिता का फ़ोन आता है तो वो हमेशा पूछते हैं। शायद इस वजह से मुझे छोटा नन्हा बालक दिखा, क्योंकि माता पिता पूछते हैं कि भाई आगे का क्या सोचा है, हमें दादा दादी कब बनाओगे, हम नाना नानी कब बनेंगे। तो ये सब जब बातें होती हैं तो मन में एक उत्सुकता तो होती है कि एक नया जीवन, एक नई खुशी हमारे जीवन में जुड़ने वाली है, जुड़ेगी और सब बेहतरीन हो जाएगा। तो शायद मुझे वो बच्चा इसी वजह से दिखा। लेकिन क्या सिर्फ इसी वजह से दिखा था? खैर, ये उसे देखने, ढूंढने और अपने आंखों पर यकीन करने के लिए बाहर आती है तो इसे बेड पर बैठा हुआ कोई बड़ा लड़का, जो कि बहुत ही अजीब ही तरीके के कपड़ों में था, डरावना था और उसकी गर्दन घूमी हुई दिखी। अब इसे समझ नहीं आया कि ये क्या है जो मैंने देखा है। ये इस कमरे से भागकर घर से बाहर आ गई। भूल गई कि रसोई में क्या कर रही थी, मैंने क्या देखा था। पहले तो थोड़ी सी खुशी थी, क्योंकि वो छोटा सा नन्हा सा बालक दिखा, लेकिन उसके बाद वो भयानक सब कुछ समझ के बाहर चला गया। ये 2 बजे दोपहर में हुआ था इसके साथ, और ये रात के 8 बजे तक घर के अपार्टमेंट के बाहर वाले ग्राउंड में एक कॉर्नर में बैठी रही जब तक पतिदेव नहीं आए। जैसे ही पतिदेव की गाड़ी आती है, ये भागकर दौड़कर उनके पास आती है और सारी बातें बताती है। तो कहता है कि तुम्हें ये सब कब महसूस हुआ था? तो उसने बताया 2-2:30 बजे मैंने देखा है। नहीं तो उसके बाद भी दिखा? कहती मैं उसके बाद घर गई नहीं हूँ। तुम 2 बजे से गर्मी में यहाँ बैठी हुई हो? मैं क्या करूँ, मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं जा सकती घर में। अरे चलो मैं देखता हूँ। ऐसे डर कर तुम क्या सच में तुम 2 बजे से बाहर बैठी हो? किसी अपने मित्र के चली जाती, किसी जो हमारी एक ख़ास एक आंटी हैं जिनके पास तुम अक्सर बैठती हो, बात करती हो, उनके घर चली जाती। अरे मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया, मुझे बस आपसे बात करनी थी और मेरा फ़ोन भी रह गया था ऊपर ही अपार्टमेंट में, और डर इतना था कि ना तो मैं कहीं एसटीडी से फ़ोन तुम्हें कर पाई, ना किसी से फ़ोन मांग कर तुम्हें फ़ोन कर पाई। मुझे नहीं समझ आ रहा था क्या करना है, बस तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। अब ये दोनों अपने घर आते हैं। इसने पतिदेव का हाथ कसकर पकड़ रखा है, और जब ये घर के अंदर आ रही थी तो वो जो सामने दूसरे स्टेट की जो महिला है जिसका नाम गीता है, जो कि प्रेतों को अच्छे से जानती है, वो दरवाजा खोलकर इन्हें देख रही थी। एकदम नजर से नजर मिली तो ये मानिए कि वो हल्का बहुत मुस्कुराकर इसे देख रही थी। कार्य शुरू हो गया। ये घर में आती है, बताती है कहां पर इसने किस वक्त क्या देखा। पतिदेव ने कहा कि मन का डर था,
कोई बात नहीं, कभी कभी ये जो वहम होता है ये बहुत साफ दिखता है। हमें ऐसा लगता है कि हमने किसी को देखा है, लेकिन ऐसा वास्तव में होता नहीं है। इसने पतिदेव को बहुत बहुत बार कोशिश करी समझाने की, बताने की, लेकिन देखिए प्रेतों की बातों पर विश्वास थोड़े कम ही करे जाते हैं। लोग तो उस पर कॉमेडी करते हैं, मीम्स वगैरह बन जाते हैं, हाँ, हंसी मजाक की वीडियो बनाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। भाई सामने प्रेत आया है और हमने ऐसा कर दिया। किसी दिन सामने आ गया ना भाई प्रेत, फोन निकालकर वीडियो बनाना तो बहुत दूर की बात है मेरे भाई, फोन तक हाथ भी ना जाते हैं। खैर, होता क्या है कि पतिदेव ने इनका विश्वास जीता और बताया कि यहां ये सब कुछ वहम था। उसने भी यकीन कर लिया। दोनों ने खाना खाया और ऑफिस की बहुत सारी बातों के साथ इन्होंने उसके मन में से डर को निकालने में कामयाबी हासिल करी पतिदेव ने, और ये सो गई। जब ये सोई तो पतिदेव ने कोशिश करी पूरे घर में एक बार चक्कर काटने की, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जो कि नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो कि कोई आया और कुछ रख कर चला गया, ऐसा कहीं कुछ नहीं मिला। ये जब सुबह उठी तो उसके बाद इसे आज बेचैनी हो रही है बहुत ज़्यादा घर के अंदर। पतिदेव दफ्तर के लिए तैयार होते हैं और जब वो जा रहे थे तो देखती क्या है कि सामने वाले मकान पर ताला लग रहा है, यानी वो जो गीता है वो कहीं गई है। अड़ोस पड़ोस से खबर मिलती है कि वो अपने गांव गई है। एक खुशी हुई क्योंकि इसे इसकी एक खास दोस्त ने बताया था कि वो कुछ करना पड़ना जानती है और तेरा हंसना बोलना उसे पसंद नहीं, तेरे को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, और हर बार यही कहती है कि वो जो मैडम बनकर घूमती है ना, जो लखनऊ से शादी करके यहाँ बॉम्बे आई है, ना तो उसे मराठी आती है और ना वो हमारे साथ रहने लायक है। बड़ा हंस हंस कर बातें करती है अपने पति से, उसे तमीज नहीं किस तरह से कैसे बात करनी चाहिए। उसे जलन इस बात की थी कि मैं उसके जैसी क्यों नहीं। मेरे ख्याल से तो ऐसा ही था। अब जब इसे पता चला कि वो अपने गांव गई है तो इसे बड़ी खुशी हुई कि अब शायद अगर वो मुझ पे कुछ कर रही थी तो अब नहीं होगा, जबकि अब ज्यादा हो गया। अब वो जहां भी गई है मुझे ऐसा लगता है कि किसी अपने गुरु के पास गई होगी, जो कि कुछ उससे नहीं हो पा रहा तो गुरुजी उसे अच्छे से कर पाएंगे। गुरुजी बोल रहा हूं, वैसे तो तांत्रिक बोलना चाहिए। इनको अब अपने घर में इस कदर डर लगने लग गया कि हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिखने लग गया था। इन्होंने अपनी एक खास दोस्त को, अपने एक खास मित्र, ये दीदी कहता हूं, उनको फोन किया, सारी बातें बताई। उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई जो कि वास्तव में काम करती है। मैं जानता हूं जो चीज उन्होंने बताई थी। 11 बार गायत्री मंत्र करना पानी को हाथ में लेकर, और उसके बाद उस पानी की छींटे पूरे घर में लगाना होता है ये, ठीक है। और हनुमान चालीसा का पाठ करना, ये तो सभी जानते हैं। इन्होंने अपने दीदी से जब ये सारी बातें सुनी तो इनको विश्वास हो गया कि ऐसा करने से मेरे घर में से बुरी शक्तियां चली जाएंगी। अगर मेरे घर में भूत प्रेत आत्मा है तो वो चले जाएंगे, लेकिन वो ऐसे नहीं जाते हैं, है ना। इतनी आसानी से चले जाएं तो फिर कैसे काम बनेगा। किसी ने आपके लिए इतना कुछ अच्छा सोचा है कि आपके साथ बहुत बुरे से बुरा हो जाए, कोई कहीं बैठकर आपके लिए बहुत जोरदार टोने टोटके कर रहा और आप इतनी आसानी से उसे बाहर कर दो, कैसे काम चलेगा। थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा ना। होता क्या है कि जब ये इस तरह से पानी पूरे घर में छिड़क रही थी तो इसे 2-3 बार इसकी पीठ पर और इसके फेस पर इतनी ठंडी हवा का झोंका महसूस हो रहा था जैसे इसे बार बार कोई रोक रहा हो। ये थर थर कांप रही थी, रोंगटे खड़े थे और इसे 100% यकीन था कि मेरे साथ, मेरे घर में, मेरे कदम से कदम मिलाकर कोई साथ चलता है। खैर, जैसे तैसे इन्होंने इस काम को करा और उसके बाद मंदिर जो इनका एक कमरे में था वहां जाकर बैठ गई। जब तक पतिदेव नहीं आते थे 5 बजे तक ये शाम को इसी मंदिर के सामने बैठी रहती थी। रोज जो घर में मंदिर है ना टीवी देखना, ना किसी रिश्तेदार से बात करना, ना गाने सुनना, ना बाहर जाना, कुछ नहीं। मतलब ये सोचिए कि ऐसे में आदमी शायद पागल ही हो जाए कि मैं जहां जा रही हूं मेरे कमरे में मेरे साथ साथ कोई है, कोई चल रहा है, मुझे महसूस हो रहा है 100% मेरे पास कोई है, लेकिन मंदिर के सामने आकर बैठती हूं तो कुछ नहीं। घर में ये कहीं भी बैठकर रिलैक्स नहीं कर पाती थी। मंदिर से लगकर इन्होंने सोना शुरू कर दिया था। ये सोचिए कि मंदिर पर इस तरह से सिर रखकर सोती थी ये। इतना डर बैठ चुका था, और डर क्यों ना हो जब आते जाते चलते इधर उधर कुछ ना कुछ दिखने लग जाए।
आज इन्हें बेचैनी है, बड़ा अजीब सा लग रहा है, मन में डर और इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इन्होंने अपने पतिदेव को फ़ोन किया और सारी बातें बताई। उन्होंने कहा ठीक है, हम किसी से बात करेंगे इस विषय में, किसी पंडित जी से बात करेंगे। कहती है कि नहीं, पंडित जी से बात करने की ज़रूरत नहीं, हमें ये घर बदलना है, मैं वरना शायद जिंदा ना रह पाऊँ यहाँ पर, मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। और इनकी तबीयत मतलब रोज़ 1% ऐसे गिरनी शुरू हो गई थी। चेहरे पर वो जो एक खुशी थी ना शादी के बाद, वो जो चेहरे पर मुस्कुराहट थी, एक ग्लो था, एक चमक थी, वो तो धुंधली हो गई भाई साहब, और झुर्रियाँ शुरू हो गई चेहरे पर। वज़न धीरे धीरे घटना शुरू हो गया, कमज़ोरी इतनी हो गई कि उठना बैठना भी अब बड़ी मुश्किल से ही हो पा रहा है। पतिदेव को ये सब कुछ दिख रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ के वातावरण में ये एडजस्ट नहीं हो पा रही है। इसने खूब कहा, पतिदेव ने भी, कि आप बाहर जाओ, जॉब करो, अपना भाई टीचर हो, कोई स्कूल ज्वाइन करो, इतना एक्सपीरियंस है, बच्चों में घुलो मिलो, ट्यूशन सेंटर कुछ देखो। सिर्फ पूरे दिन घर पर रहोगे तो इस तरह का कभी कभी मन में कोई बात घर कर लेती है, डर आ जाता है ना, तो वो सिर पर हावी हो जाता है। बात उन्होंने देखिए सब अच्छी करी, कायदे की करी, लेकिन सामने वाले को समझ क्यों आए जब उसे दिखता है कि मेरे घर में प्रेत हैं। इन्होंने अपने पतिदेव से खूब कहा और कन्विंस करने की कोशिश करी कि प्लीज़ ये घर छोड़ देते हैं वरना मेरी स्थिति खराब होती जाएगी। पतिदेव ने मना कर दिया। जैसे तैसे मकान मिला है, जैसे तैसे हम यहाँ पर आए हैं, और शादी की वजह से मेरे ऑफिस की अधिकतर सारी छुट्टियाँ इस्तेमाल हो चुकी हैं, अब दोबारा छुट्टियाँ मिलेगी नहीं, घर शिफ्ट करने में समय लगता है। तो इसने कहा कि शनिवार इतवार की छुट्टी होती है, हम उसी में घर शिफ्ट कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, कैसे भी कर लेंगे। यहाँ की मेरी कुछ दोस्त हैं, वो भी मदद करा देंगी, बस ये घर छोड़ना है, आप कोई दूसरा घर देख लो। इसने कहा चलो ठीक है, देखते हैं। अब ये काम देखिए एकदम से तो होते नहीं है, घर खरीदना बेचना। ये डर के साथ इनके कुछ महीने और निकले। अब होता क्या है कि तकरीबन 1-1.5 हफ्ते बाद ये अपने पतिदेव को जब गेट से बाय करने आई, दरवाज़ा खोलते के साथ ही देखती हैं कि सामने वाले घर पर वो जो कमरा था, वो जो घर था गीता जी का, उसका जो ताला है वो खुला हुआ है, अब ताला नहीं लगा। और दरवाजे पर न जाने उसने कितनी चीज़ें टांग रखी थी कि बस एक बार ये जो सामने रहती है ना साक्षी, दरवाज़ा खोलकर इसे देख ले। आते के साथ ही उसने तैयारी कर दी थी, उस पर बड़ी भयानक भयानक चीज़ें, डरावनी, साफ शब्दों में टोटके जिसे कहते हैं, वो टांग रखे थे। और लोग उनसे वास्तव में ज़्यादा बातें भी नहीं करते थे। इसकी नज़र पड़ी और उस दिन के बाद से ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन इनका अपने पतिदेव से आर्गुमेंट ना हुआ हो, मतभेद ना हो। मतलब इनकी लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी थी, आपस में बातचीत बंद हो चुकी थी और एक दूसरे को कम पसंद करने लग गए थे। सामने जो रहती है ना गीता जी, उन्होंने किसी से कहा कि ये भागती नजर आएगी यहां से, जो इसे घमंड है ना अपने इस सुंदरता का, अपने पति की नौकरी का, सब उतार दूंगी और देखना भागती हुई जाएगी यहां से। और ऐसा हुआ, वास्तव में ऐसा हुआ। होता क्या है कि इनका पतिदेव से बहुत ज्यादा आर्गुमेंट होने लगा, गुस्सा एक दूसरे से हो जाते थे, बातचीत बंद हो जाती थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे की परवाह करना आज भी था। मुंबई की बारिश हम सभी लोग जानते हैं कि कैसी होती है। उस शाम बारिश हो रही थी जिस वक्त ये ज्यादा हो गया था, और इतनी तेज बारिश थी कि मतलब सभी दफ्तरों की छुट्टियां होनी शुरू हो चुकी थी कि भाई रात तक ना जाने मौसम कैसा ही हो जाए, तो सभी को ऑफिस से घर जाने की अनुमति मिल चुकी थी। इनके पतिदेव का इनके पास फ़ोन आता और बताते हैं कि आज हम जल्दी आ रहे हैं, आज छुट्टी मिल गई है, 2 घंटे पहले आएंगे। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ये बड़ी खुश थी कि चलिए उनके लिए कुछ नई नई डिशेस बनाती हूँ, कुछ अच्छा सा तैयार करती हूँ। बारिश लगातार हो रही थी, ये रसोई में कुछ बना रही थी, तभी इनके पतिदेव का दोबारा कॉल आता है। ये फ़ोन लेने के लिए जैसे ही बाहर निकलती हैं तो रसोई के बाहर आते के साथ ही इनका लेफ्ट हैंड साइड पे बेडरूम था, जिसमें बेड पर फ़ोन रखा हुआ था। जैसे ही इन्होंने अपने कमरे में पैर रखा तो इनका पूरा पंजा पानी में था। इन्हें इनके मन का वहम लगा। कमरे में 12वें माले पर
पानी कहाँ से आ जाएगा? बाथरूम में पॉसिबल है कि चलिए कोई कहीं से आ गया होगा, लेकिन बारिश का पानी यहाँ कमरे में नहीं आ सकता। मेरे मन का वहम है। दूसरा पैर रखा, वो भी जब भीगा तो सारा वहम दूर हो गया। ये बिना फ़ोन उठाए वहाँ से भागकर अपने घर के इस अपार्टमेंट में बाहर आ गई। सीढ़ियों पर इंतज़ार करती रही बैठी हुई। इनके पतिदेव आते हैं। पतिदेव को सारी बातें बताती हैं और वो कहते हैं कि आज तुम्हारे मन से इस वहम को, इस डर को बिल्कुल से निकाल देंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वहम निकल गया पतिदेव का। जैसे ही दरवाज़ा खोल कर देखा तो हाँ, बेडरूम में इन्हें पहले तो 2 साए दिखे, जो कि क्लियरली इनके पतिदेव ने देखे। डरते डराते ये जैसे तैसे बेडरूम तक आए और इन्होंने जैसे ही पैर रखा और इनके शूज भीगे तो यकीन हुआ। अभी तक इनको बस ऐसा लग रहा था जैसे इनके ये शूज भीगे, इनको एक सवाल उठा मन में। ये जो बारिश का पानी है, हो सकता है हवा से विंडो के ज़रिए अंदर आ गया हो, लेकिन कितनी देर से हो रही है बारिश और कितना पानी आ गया जो कि पूरे रूम में भर गया। इतनी तेज़ तो बारिश बाहर हो रही है, रोड पर थोड़ी ना है, खुली छत थोड़ी ना है, ऐसे कैसे भर जाएगा। इन्होंने एक अपने जानकार हैं पंडित जी, उन्हें फ़ोन करके जब पूछा तो उन्होंने कहा अगर ऐसा हो रहा है तो तुम पर कोई बहुत ज़बरदस्त कर रहा है, ये कोई छोटा टोटका नहीं है, और अगर ऐसा ही रहा तो कुछ ही समय है, कुछ भी भयानक बुरा हो सकता है तुम दोनों के साथ, और साथ साथ तुम्हारा परिवार खानदान भी लपेटे में आ जाएगा। जगह छोड़ दो, या जो ये कर रहा है उससे माफ़ी मांग लो अगर तुमने कोई गलती करी है तो, क्योंकि माफ़ी तो वो लोग नहीं देते। अधिकतर बुरा जितना कर रहे हैं उससे ज़्यादा ज़रूर करेंगे, लेकिन माफ़ी नहीं देंगे। जगह छोड़ना मुनासिब रहेगा, जितनी जल्दी हो सके जगह छोड़ देना। अगले दिन घर खाली कर दिया था इन्होंने, और वो बड़ी खिलखिलाकर, हंसकर, खुश होकर सभी को बताती है कि देखा, भागती नजर आई ना यहां से, क्या कहा था मैंने। बड़ी खुश हो रही थी। लेकिन एक मिनट, ये बात यहां खत्म नहीं हुई, क्योंकि ये वो कहानी है जिसको मैं अगले भाग में पूरी करने वाला हूं। अभी तक जितना सुना ना आपने, ये तो शुरुआत है। उसके बाद ये शिफ्ट हुए, ये बॉम्बे से गाजियाबाद आए, और इन्होंने सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो गया क्योंकि काफी दूर आ गए। ऐसा होता नहीं है। साए पीछे लग जाए तो छोटी मोटी जगह बदलना छोड़िए, आप कंट्री बदलने के बाद भी सुकून से नहीं रह पाओगे। इनके साथ क्या हुआ आगे पता चलेगा एक अगले भाग में। आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा जरूर। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। हर बार कहता हूं कि किसी भी बात को सच, मनगढ़ंत कुछ भी मानो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिन्होंने कहानी भेजी है मैं उसकी कहानी सुना रहा हूं। उन्हें यकीन, मुझे यकीन, और कुछ प्यार करने वाले लोग हैं उन्हें यकीन, जो परिवार के हैं वो जानते हैं। बस एक बात आप मतलब अपने दिल पर बैठा लो कि ईश्वर चमत्कार करते हैं, बस आप उन पर सच्चे मन से विश्वास करो। आप जब भी सोने जाते हो ना, पूरी हनुमान चालीसा करने के बजाय जय श्री राम बोलकर सो जाओ, जय हनुमान बोलकर सो जाओ, और आधा गिलास पानी पियो और आराम से नींद। देखो तुम्हारे को भूत प्रेत आत्माओं के कभी सपने भी आ जाएं। सपने में भी नहीं आ सकता ये प्रेत अगर आपने जय श्री राम बोलकर नींद शुरू करी। असलियत की तो बात छोड़ दो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।